Good morning, students. Today we will study chapter number 6 Rural Development of Indian Economic Development. बेटा, जैसा कि आप जानते हो, हम लोग अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन इकॉनमी। उन चैलेंजेस में से एक और चैलेंज जो हमारी इंडियन इकॉनमी फेस कर रही है, उसमें दैट इज़ रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट। हमारी इकॉनमी जो है एक एग्रेरियन इकॉनमी है। यहाँ पर 60% से भी ज़्यादा पीपल जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, बट वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ भी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि 60% पीपल रूरल एरियाज़ में रहते हैं और वो उनका एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही वो डिपेंड रहते हैं। इसलिए बेसिकली अगर हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं, अगर हम अपने देश की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना रूरल एरियाज़ को, अपने गाँव को, अपने विलेजेस को, उनको डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कहेंगे रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, एक इंडिया की रियल प्रोग्रेस जब भी पॉसिबल है जब रूरल एरियाज़ और रूरल पीपल डेवलप्ड होंगे, तभी हम ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ आवर इकॉनमी को अचीव किया जा सकता है। तो मेनली फोकस जो हमारा है दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि हमारे देश के जो गांव हैं, हमारे देश के विलेजेस हैं, उनका विकास होना चाहिए। तो रूरल डेवलपमेंट को अगर हम डेफिनेशन की तरह देखें कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, देन इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव socio-economic process attempting to improve all the aspect of rural life। यानी कि जो रूरल डेवलपमेंट है कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आज हो गया, कल हो गया, 2 साल में हो गया, 10 साल में हो गया। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलेगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि एक बड़े लेवल का प्रोसेस है, जिसमें सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस, यानी कि जो हमारे रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनकी सोशल लाइफ भी इम्प्रूव होनी चाहिए, यानी कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल भी इम्प्रूव होना चाहिए, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी इम्प्रूव होना चाहिए। दैट इज़ सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट में हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। एग्रीकल्चर तो डेवलप होना ही चाहिए, बट बाकी सभी एस्पेक्ट्स जो हमारे रूरल एरियाज़ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, उन पर भी हमें ध्यान देना है, ताकि वहाँ पर रहने वाले लोगों की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो दोनों ही इम्प्रूव हो सकें। तो रूरल डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल living in the villages as well as the development of agriculture। अभी हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, रूरल पॉपुलेशन कह सकते हैं, दैट इज़ 3/4 ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन। जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसका 3/4 पॉपुलेशन हमारे रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, बट स्टिल दे आर लैगिंग बिहाइंड अकॉर्डिंग टू ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द इकॉनमी। जो इकॉनमी की ओवरऑल प्रोग्रेस हो रही है उसमें वो लैग कर रहे हैं, वो उतना प्रोग्रेस उनका नहीं हो रहा है जितना ओवरऑल इकॉनमी की प्रोग्रेस हो रही है। इसलिए बेसिकली जो हमारा फोकस रहना चाहिए वो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर रहना चाहिए। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होना चाहिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस हम लोग अभी फेस कर रहे हैं, किन चैलेंजेस को हमें फेस करना है, किन को पर काम करके हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। उन चैलेंजेस में हम बात करें तो सबसे पहला चैलेंज जो इंडियन इकॉनमी के रूरल एरियाज़ के लोग फेस कर रहे हैं दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग हमारे रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, वो
उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि लोगों की कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्किल और नॉलेज बढ़नी चाहिए। इसलिए अगर हम रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेसी रेट, एजुकेशन, उनकी स्किल, ये सारी चीज़ें हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर एक आदमी एक एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम कर रहा है और वो पढ़ा लिखा है, उसके पास अच्छी स्किल है, तो वहाँ पर भी वो अपनी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। उसी पर्टिकुलर एरिया में अपना प्रोडक्शन वो बढ़ा सकता है। इसलिए हमारे, जैसा हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे देते हैं तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ उस आदमी की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, रूरल एरियाज़ को डेवलप किया जा सकता है। तो हम सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा थ्रू लिटरेसी, थ्रू एजुकेशन एंड बाय इम्प्रूविंग देयर स्किल। एजुकेशन के साथ साथ जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, दैट इज़ हेल्थ। कि अगर हेल्थ अच्छी है तभी हमारी फिज़िकल वर्क हमारा अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी है तभी हमारी फिज़िकल जो कैपिटल है उससे आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट जो फोकस हमें करना होगा दैट इज़ ऑन द हेल्थ फैसिलिटीज़। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी एरिया की अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो गई, मार्केटिंग सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, ये सभी हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए। अगर हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करते हैं, किसी भी तरीके से हम अपनी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी हम इंक्रीज़ कर देते हैं, बट हमारे जो विलेज हैं उनका हाईवे से कोई कनेक्शन नहीं है, उनका बड़े जो स्टेट्स हैं उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, तो जो हमने उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है जिससे उनके पास बफर स्टॉक होगा, बट उस स्टॉक को वो मार्केट तक नहीं पहुंचा सकते। तो हमारे पास जो रोड्स हैं, हमारे जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए विलेज से हाईवेज तक, वो अच्छी होनी चाहिए। रोड्स अच्छे होंगे तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, रोड्स भी अच्छे हो गए, बट स्टिल हमारे पास मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, तो भी हमारा उसका रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मार्केटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सब चीज़ें मिला के हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो देयर शुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इफ़ रियली वांट टू डेवलप आवर रूरल एरियाज़। नेक्स्ट, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास लैंड है वो फिक्स है। कुछ इतना हम कर सकते हैं कि जो हमारे इनफर्टाइल लैंड है उसका हम इस्तेमाल करें, या एग्रीकल्चर सेक्टर में पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, जैसा कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू किया था। तो इट मीन्स हमें एग्रीकल्चर रिसर्च पर फोकस करना चाहिए। जितना ज़्यादा रिसर्च हम लोग करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो ओबियसली जो हमारा लोग रह रहे हैं गांव में उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा जो चैलेंज है जो हमें फेस करना है या जो हम रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, दैट इज़ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू हम अपने रूरल एरियाज़ को डेवलप किया जा सकता है। लैंड रिफॉर्म्स हमने पीछे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था कि सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स में एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम होना चाहिए, कि हमारे यहाँ लैंड जो एग्रीकल्चर में काम करने वाला टिलर है और जो लैंड का जो ओनर है उसके बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशन है उनके बीच में।
तो उसको ठीक करने के लिए ज़मींदारी सिस्टम को हमें अबॉलिश करना चाहिए। अभी लेटेस्ट तुमने देखा कि मोदी जी ने जो पॉलिसी बनाई है, बेसिकली हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहाँ इसमें जो हमारे मीडिएटर्स हैं, जिसको तुम आड़ती बोलते हो, उसको ख़त्म करने पर काम किया जा रहा है कि किसानों का डायरेक्ट रिलेशन हो, जहाँ पर अपने वो गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट के पास अपना वो सेल करते हैं, जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको सेल करते हैं, उसके बीच में उनको मीडिएटर्स को, या बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में मैं यूज़ करूँ, आड़तियों को उनको अपना शेयर ना देना पड़े, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट गवर्नमेंट से हो जाए। तो दीज आर लैंड रिफॉर्म्स। जैसे और भी हमने चीज़ इसमें पढ़ी थी कि सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग हो, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हो, इन सारी चीज़ों पर फोकस करके हम लोग रूरल एरियाज़ को डेवलप कर सकते हैं। देन एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। अराउंड 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, और नियर अबाउट 30% पॉपुलेशन हमारी अभी भी गांव के अंदर पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। ओवरऑल अगर हम रेशियो देखें तो ये कम है, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रूरल एरियाज़, तो 30% लोग अगर बीपीएल में रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, तो फर्स्ट फोकस हमारा होना चाहिए टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन, कि उनकी लिविंग कंडीशंस को सुधारा जाए। अगर उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी होगी, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ पूरी मिलेंगी, कि बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, तो वो और अच्छा काम कर पाएंगे और इकॉनमी की फर्दर डेवलपमेंट होगी। देन वन ऑफ द लास्ट थिंग जो हम कर सकते हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज अदर देन फार्मिंग। हमारे पास रूरल एरियाज़ में बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है और सभी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। हमने इसलिए इसमें देखा कि हम वहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट नीडेड देयर। खेत में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं जबकि वहाँ रिक्वायरमेंट सिर्फ 8 की है, तो वो जो 2 लोग हैं दे आर स्पेयर, दे आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाज देयर। उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ और चीज़ें जो फार्मिंग के अलावा हैं उन पर हमें काम करना चाहिए। जैसे हमें फ़िशिंग को डेवलप करना चाहिए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप करना चाहिए, इस तरह अलग अलग सेक्टर्स को डेवलप करना चाहिए, ताकि वहाँ से जो स्पेयर किसान हैं वो लोग वहाँ पर काम कर सकें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करके हम रूरल एरियाज़ को डेवलप कर सकते हैं। यही कह सकते हैं दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब हम वन बाय वन एक एक चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए, दैट इज़ रूरल क्रेडिट। जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको क्रेडिट कैसे मिले, उनको उधार कैसे मिले। अगर हम इंडिपेंडेंस डे टाइम की बात करें तो उस टाइम बेसिकली लोगों को जो उधार मिलता था, वो जो ज़मींदार होते थे, बड़े बड़े मनी लैंडर्स होते थे, वो लोग उनसे उधार लेते थे। और उधार लेना उनके लिए कंपलसरी चीज़ थी, उन्हें लेना पड़ता था। क्योंकि सिर्फ ये कहें कि उन्हें ही लेना पड़ता था, ये नहीं है, ये आज भी है। जो हमारे किसान हैं, हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं, वो बहुत बड़े किसान नहीं हैं, दे आर मार्जिनल फार्मर्स। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आज फसल उगाने में जो जो उन्हें सीड्स की रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइज़र्स की हैं, वो सारी चीज़ें वो खुद से कर सकें। क्योंकि आज वो फसल उगाएंगे और कम से कम 6 महीने के बाद जाके उनकी फसल तैयार होती है। फसल मार्केट में बेचने के बाद उनके पास पैसा आता है। तो इसलिए जब वो स्टार्टिंग में उन्हें बीजों की, फर्टिलाइज़र्स की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसा वो लोग अपना कहीं से अरेंज करते हैं। जब उनकी फसल पक जाती है तो वो पैसा उन्हें मिलता है, तब उसको वो वहाँ पेमेंट करते हैं। इस दौरान जो पैसा लिया जाता है, जो क्रेडिट लिया जाता है, उसके लिए 2 सोर्सेज होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। तो पहले हम बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की और उसके बाद बात करेंगे हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। ये कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, इनसे हमारे किसानों को
क्रेडिट कैसे मिलता है। तो अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये लीगल नहीं होते, ये किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, ये कोई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये तो वहीं रूरल एरियाज़ में रहने वाले रिच लैंडलॉर्ड्स, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, ज़्यादा पैसा होता है, या मनी लेंडर्स जिनको कह सकते हैं, या वहाँ पर रहने वाले बड़े बड़े ज़मींदार जिसको कह सकते हैं, उनके आपस में रिलेटिव्स हैं, या जो ट्रेडर्स या कमीशन एजेंट्स होते हैं। ये सब हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं। ये किसानों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, क्योंकि इनसे जब पैसा वो लेते हैं तो वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं ये लोग। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मनी लेंडर्स जो जिनका काम होता है कि वो लोगों को पैसे देते हैं, किसानों को पैसे देते हैं, वो पैसे देने के थ्रू ही उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनको पैसा दिया जाता है। अगर वो लोग अपना टाइम पर पैसा वापस नहीं कर पाते तो ये इनकी ज़मीनों को जब्त कर लेते हैं, उनकी ज़मीन रख लेते हैं। अब ये हमारी हो गई है, अब इस ज़मीन पर तुम्हें एज आ लेबरर काम करना होगा। इसी तरह अपने रिलेटिव से पैसा ले लिया जाता है। रिलेटिव से हम जो पैसा लेते हैं उस पे में जनरली कोई इंटरेस्ट नहीं देते, हम लोग आपस में ऐसे ही ले लेते हैं। लेकिन जब उनकी फसल तैयार हो जाती है उस पर वो आपस में पैसा वापस कर देते हैं। लेकिन जनरली जितने भी किसान हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक जैसा ही है, आपस में एक ही स्टैंडर्ड है, तो उनसे ज़्यादातर पैसा वो अपने रिलेटिव से अरेंज नहीं कर पाते। उन्हें मनी लेंडर्स के पास ही जाना पड़ता है, या फिर जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं उन्हीं से अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। वो उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, और अगर उनके पैसे टाइमली पूरे नहीं हो पाते तो उनसे वो उनकी ज़मीनें ले लेते हैं। तो दीज आर द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर द रूरल पीपल। इन सब चीज़ों को देखते हुए कि किससे तो किसानों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बेसिकली इसी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि जितना पैसा उनको अपनी फसल से मिलता है उतना ही वो लोग उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं कि हमने इतना पैसा दिया था, इतना इंटरेस्ट आपके ऊपर लग गया। तो उनके पास कुछ पैसा नेक्स्ट टाइम के लिए बचता ही नहीं कि वो अपनी फसल के लिए आने वाले सीज़न में फिर से वो अपनी सीड्स की, फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। फिर से जब उन्हें नई फसल उगानी होती है तो फिर से उन्हें मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ता है, फिर से वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं। वो कभी भी रूरल पीपल डेवलप नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पर फोकस किया कि ताकि लोग जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यानी कि जो गवर्नमेंट ने सोर्सेज बनाए हैं, जो लीगल होते हैं, जो किसानों की हेल्प के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये सब किसानों की हेल्प के लिए बनाए गए हैं। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसानों को पैसा प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो लोग डेवलप हो सकें, उनका डेवलपमेंट किया जा सके। क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ बेटा, कि अगर हम अपने देश की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वी हैव टू डेवलप आवर रूरल एरियाज़। और एक किसान के लिए क्रेडिट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को हम कल वाले लेक्चर में आगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।